morning, all of you. Welcome to another lecture of the Polity series. Now, in the previous lecture, that is the Council of Ministers, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर वो लेक्चर इनकम्प्लीट रह गया, तो वो लेक्चर इनकम्प्लीट नहीं है बच्चा, वो लेक्चर उतना ही था। वो बस एंडिंग जो मैं बोलता हूँ बाय, वो आपको नहीं बोल पाया, वो टेक्निकली कुछ डिस्क फुल हो गई थी और शायद वो रिकॉर्डिंग होना बंद हो गई, इस वजह से हुआ। बट देन लेक्चर इज फुल। और कुछ लगता है आपको फिर भी कि हमसे छूट गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, हम कोई भी छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव ने हमने वहाँ तक पढ़ा, वो हमारा पूरा हो गया। उसमें एडवोकेट जनरल एक रह गया, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम उसको कवर कर लेंगे। तो आज से हम पार्लियामेंट स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप समझते जाइएगा, काफी सारा फैक्ट है, उसे याद करते जाइएगा और आपको अच्छा लगता है तो हमें बताते जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे पास आर्टिकल 79 से 122 एंड दैट इज पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव ही है ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव ही पार्ट 5 पार्लियामेंट आता है, और आर्टिकल 79 से 122। ठीक है, डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट में देखिए ये बात याद रखिएगा कि इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, तो आपको पता होगा। सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें प्रेसिडेंट भी आते हैं। तो दो द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, ठीक है, ना ही वो राज्यसभा के मेंबर है ना ही वो लोकसभा के मेंबर है, बट देन ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि बिल क्या होता है, बिल यहाँ से यहाँ दोनों हाउस से पास होके कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास ही जाता है। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसा अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में जो उनका पार्लियामेंट है वो सिर्फ सेनेट या लोअर हाउस ही है। ठीक है, सेनेट प्लस लोअर हाउस ही है। तो कहीं कहीं पे जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं अमेरिकन, पता नहीं हमें क्यों शौक है वहाँ से कंपेयर करने का, बट देन कंपेयर करते रहते हैं, कोई बात नहीं। सेनेट और जो उनका लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सिर्फ वो है। प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सॉरी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ सेनेट और लोअर हाउस है, और इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट में है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ये पैटर्न हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि वहां पे भी जो प्रेसिडेंट होता है वो क्राउन आ जाता है बस। तो लोअर हाउस प्लस अपर हाउस प्लस क्राउन आ जाता है। ठीक है, लोअर हाउस प्लस अपर हाउस और क्राउन। ठीक है, तो अमेरिकन पैटर्न से हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। अमेरिकन में लोअर प्लस अपर हाउस आता है, ब्रिटिश में जो है क्राउन प्लस हाउस ऑफ लॉर्ड जो उनका अपर हाउस है एंड हाउस ऑफ कॉमन्स जो उनका लोअर हाउस है। ठीक है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो पार्ट नहीं है पार्लियामेंट का वहाँ की, और इंडिया में पार्ट है, बाहर भी पार्ट होता है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता होने चाहिए। ठीक है, वो हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कंपोजिशन, तो कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। सबसे पहले हमने पार्ट 5 में प्रेसिडेंट ही पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट हमने पढ़ लिया है। आज हम लोकसभा प्लस राज्यसभा पढ़ेंगे, इससे कंपोजिशन पढ़ेंगे, इसका इलेक्शन कैसा होता है ये पढ़ेंगे, और देखेंगे कि यहाँ पे कैसे वैकेंसी होती है और क्या क्या इनकी पावर्स हैं और क्या क्या इनका काम है। ठीक है, तो पहले राज्यसभा को देखते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा कौन से आर्टिकल में दिया गया है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इज गिवन अंडर आर्टिकल 80। सॉरी, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इज गिवन अंडर आर्टिकल 80। ओके, तो और जो अब देखिए राज्यसभा जो है एक कंटिन्यूइंग हाउस है। ठीक है, राज्यसभा जो है एक कंटिन्यूइंग हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होता। इसके जो मेंबर हैं 1/3 मेंबर रिटायर्ड इन एवरी 2 ईयर, और दूसरे साल इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और इट इज बेस्ड, और यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती है,
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती है वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और कहां से सिलेक्ट होकर आते हैं राज्यसभा के मेंबर? स्टेट से, ठीक है। कहां से सिलेक्ट होकर आते हैं? स्टेट से, ठीक है। अब अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूं, ठीक है, तो राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? देखिए, एक तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ होती है, एक होती है सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है, जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 250 है, ठीक है। जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 250 है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इसकी 250 है, जिसमें से कि 238 जो है चुन के आएंगे यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट से, यूटीज प्लस स्टेट से, और 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। बट अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट की बात करें, आज के समय में क्या स्थिति है? तो आज के समय में 245 मेंबर्स हैं शायद, है ना, 245 मेंबर्स हैं, 245 मेंबर्स हैं अभी। सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 250। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा में? 250 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे कितने? 245, जिसमें से कि 12 तो नॉमिनेट हो गए, ठीक है, 12 तो नॉमिनेटेड हो गए, ठीक है। इसके अलावा 229 जो है स्टेट से आते हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, ठीक है। 229 जो है स्टेट से आते हैं, 4 जो है यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, ठीक है। और अभी यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन से हैं आपकी? दिल्ली, पुडुचेरी और JNK, ठीक है। मतलब जिन जिन स्टेट, जिन जिन यूनियन टेरिटरीज में आपका लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है? 250, जिसमें से कि 238 जो है चुन के आएंगे और 12 जो है नॉमिनेट होके आएंगे, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्टली वोट होके आते हैं। जो MLAs होते हैं, जो MLAs होते हैं वही चुन के भेजते हैं जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं। जो MLAs हैं, जैसे लोकसभा का मेंबर तो आप लोग डायरेक्ट चुनेंगे, जब अब हम लोकसभा पढ़ेंगे आप देखेंगे कि हम डायरेक्ट चुनेंगे, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको जो है MLAs चुन के भेजते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट में कितने? 245, जिसमें से कि 12 नॉमिनेटेड है, 229 स्टेट से आते हैं एंड 4 यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में जो है हर स्टेट का अलग अलग कोटा है, ठीक है, इक्वल नहीं है। ये पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है, पॉपुलेशन की बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो जो है जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से लोकसभा मेंबर भी ज्यादा आएंगे, और जब वहां से लोकसभा मेंबर ज्यादा आएंगे तो वहां से राज्यसभा मेंबर भी ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सेनेट में नहीं है। अमेरिका का जो अपर हाउस है, अमेरिका का जो अपर हाउस है उसे सेनेट बोलते हैं, और इसमें सीधा 50 स्टेट्स हैं। वहाँ अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं इंटू 2, हर स्टेट से 2 मेंबर आते हैं, तो सेनेट में वहाँ 100 मेंबर्स हैं, सेनेट में वहाँ 100 मेंबर्स है। इंडिया में जो है हर स्टेट से जो है डिफरेंट नंबर है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है स्टेट्स में, ठीक है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। बट यूएस में ऐसा नहीं है, ठीक है, यूएस में ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया जो नॉमिनेटेड, ठीक है, तो जो इलेक्टेड आएंगे, ठीक है, जो इलेक्टेड आएंगे वो कहाँ से आएंगे? स्टेट से आएंगे और यूनियन टेरिटरी से आएंगे, ठीक है, और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आएंगे, ठीक है। मान लिया मैं एग्जांपल लेता हूं एक, मान लिया मैं यूपी लेता हूं। यूपी में 70% MLAs जो हैं वो बीजेपी के हैं, ठीक है। 20% MLAs जो हैं, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, मेरे को पता नहीं है, ठीक है, समाजवादी पार्टी के हैं, और 10% जो है BSP के हैं। तो जो मान लिया अगर वहां 100 राज्यसभा की सीटें होंगी ना, वैसे तो है नहीं 100 राज्यसभा की सीटें होंगी, तो उसमें से जो बीजेपी के बंदे आएंगे वहां से, अगर आप अमूमन देखेंगे तो बीजेपी के जो राज्यसभा से मेंबर, बीजेपी के राज्यसभा में मेंबर आ जाएंगे वो 70 आ जाएंगे, 20 SP के आएंगे और 10 BSP के आएंगे। तो ये जो है बेसिकली एक बैलेंस भी प्रोवाइड करता है, ये जो है बेसिकली एक
बैलेंस भी प्रोवाइड करता है कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, मान लिया आप लोकसभा में स्वीप कर गए, लेकिन जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मान लो पीपल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, आपका नेशनल लेवल पे चले गए आप सीधा लोकसभा में, बट स्टेट मान लिया वेस्ट बंगाल है, वहां एक अलग सरकार है, राजस्थान है, वहां एक अलग स्टेट की सरकार है, ठीक है, अलग पार्टी की सरकार है। तो क्या है कि डेमोक्रेसी में बैलेंस बनाने के लिए ये अपर हाउस जो है बनाया गया। मान लिया हो सकता है कि राज्य लोकसभा में भयंकर मेजोरिटी हो, लेकिन राज्यसभा में हो सकता है आपको स्टेट, इसलिए जो है सेंटर के ऊपर एक दबाव बना रहता है कि वो स्टेट्स का भी ख्याल रखें, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, स्टेट जो स्टेट में लोग हैं, एट द एंड ऑफ द डे मैं ही एक सिटीजन हूं जो वोट कर रहा है स्टेट की पार्टी के लिए भी, और मैं ही एक आदमी हूं जो वोट कर रहा है नेशनल पार्टी के लिए भी, ठीक है। बट देन तब भी आप देखेंगे कि अलग अलग जो है पार्टीज या अलग अलग पार्टीज गवर्न करती हैं स्टेट है नेशनल को, ठीक है। यही ब्यूटीफुल थिंग है हमारे डेमोक्रेसी के बारे में, और यही जो है डेमोक्रेसी जो है जब मैच्योर होती चली जाती हैं, ठीक है, सोसाइटी जो है जब मैच्योर होती चली जाती है तब ऐसी चीजें आती हैं। तो दिस इज द गुड थिंग फॉर द डेमोक्रेसी, ठीक है, दिस इज द गुड थिंग फॉर द डेमोक्रेसी। तो ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा 12 जो आएंगे वो नॉमिनेटेड आते हैं, साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है, इसको जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पीएम साहब जो बोलते हैं, ठीक है, तो उनको जो है भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? ताकि उनको इलेक्शन ना लड़ना पड़े, और जो एक्सपर्टीज हो वो है, जैसे एक फॉर्मर सीजीआई हैं इंडिया के, उनको उनकी लॉ की नॉलेज देखते हुए उनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में, ठीक है। तो 12 जो मेंबर आएंगे वो नॉमिनेटेड आएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक और चीज होती है कि कोई भी जो है राज्यसभा में एक जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उनका आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस से आते हैं, ठीक है। और अमेरिकन से कैसे वो डिफरेंट है, अमेरिका में जो सेनेट में है कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होता, ठीक है, वहां प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, तो अमेरिका में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं लोकसभा पे। लोकसभा मतलब हमारा लोअर हाउस, ठीक है, लोकसभा मतलब हमारा लोअर हाउस, ठीक है। कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 81 में दिया गया है। ऐसा कंपोजिशन देख लेते हैं, ठीक है, पहले इसकी टोटल स्ट्रेंथ देख लेते हैं, जो उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो लोकसभा में कितने लोग हो सकते हैं? 552। अब लोकसभा में भी एक पहले एक आप कैविएट देखिए, 2 मेंबर जो है नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर नॉमिनेट होते थे। बट 104 कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है इसको आगे 2020 तक इसकी जो इसका जो एक्ट, जिस एक्ट से आए थे जो प्रोविजन था, ये 2020 तक था, और 2020 के बाद इसको रिन्यू नहीं किया गया। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको रिन्यू नहीं किया गया। तो अब जो ये 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, ये वो चला गया है। बट फिर भी आज जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 552 है। प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 530। प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है, सॉरी 543, जिसमें से कि 530 तो स्टेट है, जो एमपी आते हैं लोकसभा के वो स्टेट से आते हैं, और 13 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। 13 जो है यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, ठीक है। अब आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब लोकसभा का डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है, ठीक है, लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे डिवाइड होती हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे डिवाइड होती हैं कि जो है हाँ, इलेक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कैसे होगा कि आपका आप आएंगे, वोट करेंगे, और एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी आपकी, ठीक है, एक आपकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी,
और वहां से एक एमपी आएगा चुन के, ठीक है भाई। सबकी एक, जितने भी आप सब लेक्चर देख रहे हैं, आप सबकी एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। जब आप लोकसभा का वोट करते होंगे तो किसी के लिए वोट करते होंगे तो वो आपका एमपी चुन के आते होंगे, ठीक है। तो और इसमें भी अब इसमें जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो हम एफपीटीपी करते हैं, वो चीज क्या हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि डिलिमिटेशन किया जाता है। लोकसभा का डिलिमिटेशन इस प्रकार से किया गया है कि जो भी एक एमपी है वो बराबर पॉपुलेशन को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दो चीजें याद रखी कि यूनिफॉर्मिटी अमंग स्टेट्स, देखिए अमंग स्टेट्स, और यूनिफॉर्मिटी विद इन स्टेट, यूनिफॉर्मिटी अमंग स्टेट एंड यूनिफॉर्मिटी विद इन स्टेट, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी अमंग स्टेट मतलब कि डिलिमिटेशन कमीशन जब भी बैठता है तो वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस प्रकार से डिवाइड करता है या ऐसे विभाजित करता है कि एक जो एमपी है बराबर लोगों को दर्शाए, ठीक है। मतलब हो सकता है, देखिए वो स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि 1,01,113 को ही दर्शाए, ठीक है। बट देन लार्जर आइडिया ये रहता है कि जो एमपी है, एक एमपी जा रहा है तो वो बराबर, चाहे वो यूपी से जाए चाहे वो उत्तराखंड से जाए, ठीक है। तो इसलिए आप उत्तराखंड में देखिए कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं लोकसभा की। यूपी में कितनी है, 80 के आसपास है, ठीक है। तो क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो किसके बेसिस पे है, पॉपुलेशन के बेसिस पे है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड से जो एक एमपी जा रहा है हो सकता है वो भी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हो, और जो यूपी से एमपी आ रहा है वो भी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हो। और स्टेट में ही जो दो अलग अलग सीटों से आ रहे हैं, मान लिया कोई टीडी गढ़वाल से आ रहा है, ठीक है, कोई टीडी गढ़वाल से आ रहा है या कोई पौड़ी गढ़वाल से आ रहा है, ठीक है, तो वो दोनों भी आपस में बराबर नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दो चीजें रखी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दोनों चीजें रखी। तो कैसे वो होता है, इलेक्शन होगा, इलेक्शन से लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, और जो है आपके एमपी चुन के आते हैं और वही लोकसभा को बनाते हैं, ठीक है, वही लोकसभा को बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रीएडजस्टमेंट एवरेज ईस्ट सेंसेक्स, आर्टिकल 82। तो रीएडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, रीएडजस्टमेंट के लिए जो है डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाता है और वो तय करता है कि कैसे कैसे रीएडजस्टमेंट होना है, ठीक है। तो उसका काम क्या है कि कितनी सीटें आएंगी, सीटें बढ़ भी सकती हैं, सीटें घट भी सकती हैं, कितने स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब जो है डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है। तो दो चीजें वो डिसाइड करता है, एक तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी लोकसभा टू दी स्टेट्स, ठीक है, हो सकता है अभी उत्तराखंड को 5 हो, अगला जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठे वो 6 बना दे, या जहाँ पे पॉपुलेशन जिस स्टेट में पॉपुलेशन घटी है तो वहाँ पे हो सकता है 5 हो फिर 4 हो जाए, ठीक है। तो ये सब काम डिलिमिटेशन कमीशन का है। देन डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, भाई कहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ वोट करेंगे, कौन सी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करेंगे, ये सब काम किसका है, आपका डिलिमिटेशन कमीशन का। अब डिलिमिटेशन कमीशन जो है 1952, 62, 72 एंड 1962, 72, 82 में बैठा था क्या, 2002 में तो बैठा था, हाँ 1972 में बैठा था, हाँ 62, 72 और आपका हाँ 52। सबसे पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन था वो 52, 62, 72 और 2002 में था, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि राज्यसभा में जब हमने बात की थी तो जब पहली राज्यसभा बनी होगी तो उस टाइम तो लोग चिल्लाने लगे होंगे, यार मैं क्यों रिटायर हूँ, 2 साल के बाद रिटायर होना था 1/3 लोगों को, चिल्लाने लगे होंगे, ठीक है। अब देखिए जो नॉर्मल टर्म है कि जो राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है, जो राज्यसभा का मेंबर है उसका जो नॉर्मल टर्म है वो डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये सब जो है इलेक्शन कैसे होगा, कितने मेंबर होंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, ठीक है, उसका नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, और उसने बोल दिया कि 6 साल के लिए होंगे और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जब पहली 2 बार रिटायर हुए लोग, 6 साल में रिटायर हो जाता, तो पहले 2 बार में लकी ड्रॉ से रिटायर हुए थे, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि राज्यसभा में जब पहली 2 बारी रिटायर हुए लोग तो हर दूसरे साल 1/3 तो लकी ड्रॉ से हुए थे, जिसकी किस्मत थी वो 6 साल कंटिन्यू कर गया, नहीं तो कुछ 2 साल में चले गए, कुछ 4 साल में चले गए, ठीक है। पर डिलिमिटेशन कमीशन 1952, 62, 72 एंड 2002 में बिठाया गया था, ठीक है। अब ये जो है ना, जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये पॉपुलेशन के बेस पर डिसाइड करते हैं,
ठीक है। अब हुआ क्या है कि 2011 में तो कोई सेंसेक्स आया नहीं, ठीक है, 2011 में तो सेंसेक्स आया नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, ठीक है, चलो वही बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, ठीक है, उसने क्या कर दिया था कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो फ्रीज कर दी थी, कब तक, 2000 तक। और जो पॉपुलेशन उसने सेंसस लिया वो कब का लिया, 1971 का लिया, ठीक है। उसके बाद 84, अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, ठीक है। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि इसी प्रोविजन को जो है 25 साल के लिए और कर दिया कि ऐसे ही फ्रीज रहेंगे ये, ठीक है, अप टू 2026 में भी दोबारा ये प्रोविजन जो है खत्म हो जाएगा 2026। बट इसमें जो सेंसेक्स था बस इसको चेंज कर दिया इन्होंने, बोला कि 1991 के सेंसेक्स पे होगा, ठीक है। और फिर इसके अलावा 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो 2026 तक तो ये ऐसे ही रहा, बट यहाँ पे जो है सेंसेक्स को 2001 कर दिया गया, ठीक है, 2001 कर दिया गया। तो जो डिलिमिटेशन कमीशन होगा आज के समय में वो 2001 के पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, और 2026 में दोबारा डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने उस पे, ठीक है। तो रीएडजस्टमेंट कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। अब जो है रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब जो है रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में जो है उनकी सीट रिजर्व कर दी गई थी, ठीक है, सीट रिजर्व कर दी गई थी। जब ये प्रोविजन बना था वो शुरुआत में 10 साल के लिए था, लेकिन अभी इस प्रोविजन को बार बार अमेंडमेंट से इसको जो है 2030 तक जो है आगे कर दिया गया है, 2030 तक इसको रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो आपको है, ये जो प्रोविजन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ये आपको आर्टिकल 330 एंड 332 में मिलेगा, ठीक है, कि पार्लियामेंट लोकसभा में जो है या लोकसभा में जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 330 एंड 332 में, ठीक है। और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको 10 साल एक्सटेंड करते करते अभी 2030 तक एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अब इस रिजर्वेशन में देखिए एक फैक्ट ये होता है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीट रिजर्व्ड है, क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट को हमने अबेंडन कर दिया था, हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया आफ्टर आजादी, हमने रिजर्वेशन दिया, इसमें वोट सब करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर शेड्यूल कास्ट की सीट के लिए अगर सिर्फ शेड्यूल कास्ट सीट पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट लोग वोट करते तो सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, वोट सब करते हैं, ठीक है। बट दैट सीट इज पर्टिकुलर सीट इज रिजर्व, तो वहां पे अगर वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है तो शेड्यूल कास्ट का बंदा खड़ा होगा, अगर वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है तो वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट में जा के देख सकते हैं कि कौन सी सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। वो हर डिलिमिटेशन के बाद, हर डिलिमिटेशन कमीशन के बाद चेंज भी होती रहती है, वो हर डिलिमिटेशन कमीशन के बाद चेंज भी होती रहती है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा जनरल है तो वो अगर सीट कोई रिजर्व्ड है तो उसमें नहीं लड़ सकता, बट जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से अगर कोई सीट जनरल है तो उसमें लड़ सकते हैं, ठीक है। और वोट तो सब करेंगे, वोट सब करेंगे, ठीक है, वोट सब करेंगे, ठीक है। वोटिंग का राइट हर किसी के पास है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वोटिंग का राइट हर किसी के पास है, ठीक है। 1 मिनट रेस्ट ले लेते हैं, पानी भी लेते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज आप और याद रखिएगा कि वोट तो सब कर लेते हैं, बट ये वोट सब जो है 61st अमेंडमेंट एक्ट से पहले
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ 21 साल से के लोग या 21 साल से ऊपर के लोग वोट कर सकते थे, बट 61st अमेंडमेंट एक्ट ने जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स से घटा के 18 ईयर्स की थी। तो कौन सी अमेंडमेंट थी? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, चलते हैं वापस अपने डिस्कशन पे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्सेस एफपीटीपी। ठीक है, अब ये एफपीटीपी आप बोलोगे यार ये बड़ी देर से चल रहा है, एफपीटीपी है क्या, समझाओ। ठीक है, तो एफपीटी का मतलब होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, वो जरूरी नहीं कि वो 50% से ज्यादा हो, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। ठीक है, तो राज्यसभा में तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा में एफपीटीपी इस्तेमाल होता है, दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जिससे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे इलेक्शन के दौरान, वो जो है जीत जाएगा। ठीक है, उसको जीता हुआ घोषित कर देंगे। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बहुत बार आप समझ नहीं पाते हैं, तो आज समझ लेते हैं। ठीक है, बोले समझते हैं। ठीक है, मान लिया आपके पास ए बी सी डी 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टियों के लोग जो है राज्यसभा में हैं। ठीक है, ए जो पार्टी है, अगर जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, देखो पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या ये समझिए। मान लिया वोटिंग हुई, ठीक है, 100 उस वोटिंग में 100 वोट पड़े। ठीक है, और हर तो ए को जो है 30% वोट मिले, बी को जो है 20% वोट मिले, सी को जो है 40% वोट मिले और डी को जो है 10% वोट मिले। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इसी के हिसाब से सीट डिवाइड हो जाती है। मान लिया 100 सीटें हैं अगर किसी हाउस में या कहीं पे 100 सीट्स हैं, तो उसमें से 30 सीट्स ए पार्टी को मिलेंगी, बी पार्टी को 20 सीट्स मिलेंगी, सी पार्टी को 40 सीट्स मिलेंगी और डी पार्टी को 10 सीट्स मिलेंगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने परसेंट वोट पड़े मिले आपको, उसी परसेंटेज में आपको सीट्स मिल जाएंगी। इसी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। बट ये राज्यसभा के इलेक्शन में यूज होता है, लोकसभा के इलेक्शन में यूज नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में यूज नहीं होता है। लोकसभा के इलेक्शन में यूज होता है एफपीटीपी, दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब जिसको ज्यादा वोट मिले वो ज्यादा। ठीक है, जिसको वोट मिले सीट उसकी। ठीक है, चाहे वो 50% हो चाहे ना हो। ठीक है, चाहे 50% हो चाहे ना हो। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस। तो आपको मेंबर बनना है उस हाउस के लिए तो कुछ क्वालिफिकेशन होगी भाई। लाइफ में कुछ भी करना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है। आपको शादी भी करनी है तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है कि इतना कमाना पड़ेगा, हैंडसम दिखना पड़ेगा। ठीक है, हाइट होनी चाहिए। ठीक है, बाल जॉन इब्राहिम की तरह होनी चाहिए, मसल्स आपका किसकी तरह होने चाहिए, और आपका स्टैमिना जो है, रनिंग का स्टैमिना जो है वो बिलियन सुमन की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ऐसे ही क्वालिफिकेशन होती है। आपको एग्जाम देना है, ठीक है, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको ग्रेजुएट होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। ऐसे ही मेंबर बनने के लिए भी क्वालिफिकेशंस हैं। अब वो क्वालिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। बड़ी सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा लोड नहीं है उन क्वालिफिकेशन में। ठीक है, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आप जो है शेड्यूल 3 में ओथ एंड अफर्मेशंस दी गई हैं। इस ओथ एंड अफर्मेशंस में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ एंड अफर्मेशन भी दी गई है। आप जो है उसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन आप जो है ओथ लेते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वैसे इलेक्शन कमिश्नर जो है ऑथराइज करता है रिटर्निंग ऑफिसर को उसके सामने। ठीक है, और 25 साल उम्र होनी चाहिए आपकी लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, और 30 साल उम्र होनी चाहिए राज्यसभा इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, तो अगर आप 25 साल के हो गए तो आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं, अगर आप 30 साल के हो गए तो आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं रखी हुई है। ठीक है, देन क्वालिफिकेशन भी देखो 2 प्रकार से दी गई है। क्वालिफिकेशन भी जो है 2 प्रकार से दी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस भी जो है दो प्रकार से दी गई है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी, एक कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी इटसेल्फ। उसके अलावा क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन भी ऐसे ही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दी गई है। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 भी है, याद रखिएगा भाई, क्योंकि इसमें 2-3 ही प्रोविजन है, वो हम किसी शॉर्ट में आपको बता देंगे। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी कुछ क्वालिफिकेशन दी गई है।
अब वो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला कि यू मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। आपको चाहे राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन लड़ना हो, आपको जो है इलेक्टर होना पड़ेगा इंडिया में कहीं भी, ठीक है। अगर स्टेट में लड़ना है तो जब हम स्टेट पढ़ेंगे तो उस स्टेट का इलेक्टर होना चाहिए, मतलब आप उस मतदान करने का अधिकार होना चाहिए आपको इंडिया में कहीं भी, ठीक है। अब 2003 से पहले क्या था, राज्यसभा से अगर आपको इलेक्शन लड़ना था ना तो आपको उस स्टेट का इलेक्टर होना जरूरी था। अब लेकिन वो हटा दी गई है। कोई केरला का आपका नाम जो है केरला पे है, केरला से हैं आप, ठीक है, आपका जो इलेक्टोरल लोन पे नाम है वो किसी केरला की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लेकिन आप उत्तराखंड से भी राज्यसभा मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज एन इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। पहले राज्यसभा में ये था कि आप उस जिस स्टेट से राज्यसभा का मेंबर चुन के आएंगे उसी के होने थे, पर लेकिन वो प्रोविजन हटा दिया गया है, ठीक है। और अगर आप रिजर्व सीट के लिए लड़ना चाहते हैं तो आपको मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी हो सकते हैं आप, तो कोई मतलब नहीं है, बट मेंबर होना चाहिए अगर आपको लड़ना है, ठीक है। ये दो कंडीशन रख दी किसने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने। अब ऐसे ही डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन भी 3 प्रकार से दी गई है। एक कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार से दी गई है, 2 नहीं 3 प्रकार से दी गई है यहाँ पे, ठीक है। एक तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद बोल देगा, ठीक है, भारत का संविधान खुद बता देगा कैसे कैसे लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बताएगा, देखिए जो राहुल गांधी जी अभी डिस्क्वालीफाई हुए पार्लियामेंट से, वो किसका प्रोविजन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का प्रोविजन है। और कौन सा प्रोविजन है भी आपको 1 मिनट में बताते हैं। उसके अलावा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 10th शेड्यूल लाया गया था, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, उससे भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो अगर जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं उसको, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। इलेक्शन कमीशन की वो राय मांगते हैं और वो इलेक्शन कमीशन की जो राय होती है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, ठीक है। बट जो एंटी डिफेक्शन लॉ का है वहां पे जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो आपके हेड ऑफ द हाउस, स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन वाइस दैट इज वाइस प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि पहले क्या होता था, एक आयाराम गहराम की सरकार होती थी, कोई कहीं भी जाके मिल जाता था, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 10th शेड्यूल लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो पहले डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो क्या बोलता है, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं अपनाना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है वो कहीं डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके अलावा आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट नहीं होने चाहिए। अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट का मतलब आप दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए, आपका जेब में पैसे ही नहीं है पता लग रहा है, ठीक है। आप किसी और देश के सिटीजन नहीं होने चाहिए, ठीक है, और डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, उसके अंदर भी आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, तब आप, ठीक है, तब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। उसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको गिल्टी माना गया, कुछ इलेक्टोरल ऑफेंस करते हुए माना गया, मतलब अगर बूथ कैप्चरिंग कर लिया आपने, किडनैप कर लिया किसी का, ठीक है, तब आपको हटा देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई पनिशमेंट हो जाती है जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ऊपर है, यही वो प्रोविजन है जिसमें राहुल गांधी जी को छोड़नी पड़ी अपनी सीट, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी सजा हो जाती है जिसमें कि सजा 2 साल से ऊपर है, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आप डिटेंशन में, प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है इसमें नहीं माना जाएगा। आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में चाहे आप 2 साल से अंदर पड़े हैं तब आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में जो है आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। उसके अलावा आपने जो है, आपसे इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि भैया आपको इलेक्शन में कितना खर्चा हुआ, आपने वो दिया ही नहीं, ठीक है, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड किया होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक डेफिनेशन ये दे दी कि जिसमें कि सरकार का 25% से ज्यादा हिस्सा है, 25% से ज्यादा हिस्सा है, उसको आप 25% से कहीं कम है तो वहां आप रह सकते हो, लेकिन 25% से कहीं ज्यादा सरकार का हिस्सा है तो वहां डायरेक्टर मेंबर वुमन नहीं रह सकते, ठीक है। अगर आप ऐसा पाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट सर्विस से
करप्शन चार्ज पे डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मान लिया भाई एक IAS ऑफिसर थे, आपको करप्शन के चार्ज पे डिसमिस कर देगा गवर्नमेंट से, तो आप जो है मेंबर नहीं बन सकते उसके बाद। ठीक है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, या एक केस ये भी होता है कि कई बार लोग छुपा देते हैं, मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, बाद में पता लगता है यार ये तो करप्शन में इसको जो है सजा हो रखी है। ठीक है, ये तो करप्शन में इसको जो है यार डिसलॉयल्टी टू दी नेशन में इसको हटाया गया था, डिसमिस किया था सर्विस से, तब भी आपको हटा देंगे वो, तब भी आपको सीट छोड़नी पड़ेगी अपनी। ठीक है, उसके अलावा You should not have been convicted for promoting enmity between different groups or the offense of bribery। ब्राइवरी लेते भी नहीं पकड़े होने चाहिए, और एनिमिटी नहीं, पता लग रहा है कि दूसरे के खिलाफ आप भड़का रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, वो भी नहीं है। उसके अलावा आप अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती जैसी प्रथाओं को प्रैक्टिस करते हुए पकड़े नहीं जाने चाहिए, और अगर ऐसी कोई सजा नहीं आपको होनी चाहिए, अगर होगी तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। देखो, ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन मतलब ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। डिफेक्शन मतलब कि आप डिफेक्ट कर जाते हैं। मैंने इलेक्शन लड़ा किसी एक पार्टी से, ठीक है, मैंने ज्वाइन कर ली दूसरी, मैं पार्लियामेंट में वोट दे रहा हूँ दूसरी पार्टी को। ठीक है, तो ये सही नहीं है ना, तो इसी को डिफेक्शन बोलते हैं। तो 4 केस थे एंटी डिफेक्शन लॉ पे। कब डिफेक्शन लॉ, या आप डिफेक्शन से शेड्यूल 10 में अपनी सीट कब खो देंगे, अगर आप जिस पार्टी से जीत के आए आपने उसकी मेंबरशिप गिव अप कर दी। ठीक है, जिस पार्टी से आप जीत के आए थे हाउस में, अगर आपने उसकी मेंबरशिप गिव अप कर दी तब आप पे डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद वोटिंग होनी थी, आपकी पार्टी ने बोला कि आपको यस करना है, आपने नो कर दिया। ठीक है, तो भी आप पे डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंडिपेंडेंटली जीत के आए थे, आप इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर थे, आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तब भी आप पे लगेगा। और यही एक लास्ट केस होता है, अगर नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले विद इन 6 months, तब उस पर डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अगर आप 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, 6 महीने इसलिए दिया गया कि पैसे वैसे ना ले लिए हों। ठीक है, पता नहीं क्यों दिया गया 6 महीने, लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद नॉमिनेटेड मेंबर जो अगर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो भी आप पे डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उससे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा हाउस से। ठीक है, ये है डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, विकेटिंग ऑफ सीट मतलब आपकी सीट वेकेंट कब मानी जाएगी, तो देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। आप खुद ही रिजाइन कर दें, जो लोकसभा के केस में स्पीकर को, चेयरमैन की, राज्यसभा के केस में चेयरमैन को, या आपकी डेथ हो जाए, या आप एब्सेंट रहें कि भैया सेशन चल रहा था और 60 दिन से ऊपर हो जाए विदाउट इन्फॉर्मिंग दी स्पीकर, भाई बीमार है, कुछ है हॉस्पिटल में, तब अलग बात है। विदाउट इन्फॉर्मिंग दी स्पीकर आप 60 दिन तक गायब रहे, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या आपको और किसी कारण की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कारण दिए गए हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो कारण दिए गए हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ में जो कारण दिए गए हैं, ठीक है, उसकी वजह से अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तब भी आपकी सीट वेकेंट मानी जाएगी। और क्या है, अगर आपका जो इलेक्शन था इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। अब जो इसका इलेक्शन वॉइड करता है ना, ये हाई कोर्ट करता है। ठीक है, ये पावर हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपको हाउस से एक्सपेल कर दिया, या फिर आप जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऑफिस के लिए इलेक्ट हो गए, तो भी आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, आपकी सीट वेकेंट मानी जाएगी, मतलब खाली मानी जाएगी, फिर उस पर दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा उसको भरा जाएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ केसेस होते हैं डुअल मेंबरशिप। देखो डुअल मेंबरशिप क्या हुआ, आप लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में चुन के आ गए। केस 1, आप लोकसभा और राज्यसभा में दोनों चुन के आ गए, आपने अपनी चॉइस बता दी कि मुझे लोकसभा का मेंबर रहना है, राज्यसभा का मेंबर रहना है, तब तो ठीक है। आपने चॉइस नहीं बनाई, तो आपकी जो राज्यसभा की सीट है वो वेकेंट मानी जाएगी। ठीक है, एक केस ये हो गया। आप लोकसभा में ही 2 सीटों से चुन के आ गए, जैसे मोदी जी आए थे, ठीक है, बनारस और वडोदरा से, उन्होंने बताया था कि मैं वडोदरा छोड़ रहा हूं और मैं बनारस से MP रहूंगा। ठीक है, आपने नहीं बताया तो आपकी दोनों वेकेंट मानी जाएंगी, तो इसलिए टाइम से बता देना। ठीक है, कभी MP बन के आओ 2 सीटों से, ठीक है, तो दोनों वेकेंट मानी जाएगी। ऐसे ही अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर में भी चुन के आ गए और लोकसभा में भी चुन के आ गए, तो आपकी लोकसभा में भी सीट खाली मानी जाएगी। लेकिन अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर थे और तब आप लोकसभा में चुन के आ गए, तो स्टेट लेजिस्लेचर में खाली मानी जाएगी। ठीक है, ये थी डुअल मेंबरशिप। तो पॉइंट ये है कि या तो आप स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर ले लो, या आप लोकसभा के मेंबर ले लो, या आप राज्यसभा के मेंबर ले लो, या आप गवर्नर ले लो, या प्रेसिडेंट ले लो, आप दोनों चीज नहीं रह सकते। ठीक है, आप दोनों चीज नहीं रह सकते, डुअल मेंबरशिप अलाउड नहीं है भैया इंडिया में। ठीक है, कि भैया मैं बाकी अमेंडमेंट हो गया, कुछ हो जाए तो हो जाए, बट आज के समय में जो स्थिति है वो हमने आपको बता दी, है। ठीक है,
उसके अलावा क्या है कि ओथ एंड अफर्मेशन शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, ठीक है। और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं वो भी वही ओथ लेते हैं जो वहाँ दी गई है, जो नॉर्मल मेंबर लेते हैं, ठीक है। तो अलग से कोई ओथ नहीं दी गई है वहाँ पे, ठीक है। और अब कौन जो अब जब इलेक्ट होके आते हैं ना, जब लोकसभा इलेक्ट होके आती है तो उसको, या कोई मेंबर राज्यसभा के इलेक्ट होके आते हैं तो उनको जो है ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। तो कौन दिलवाएंगे? प्रेसिडेंट साहब दिलवाते हैं इनको ओथ, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि इनकी सैलरी और अलाउंसेस क्या होंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला कैसे मिलेगा इनको, ठीक है। पेंशन और ये सब जो है पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और लेकिन एक प्रोविजन है, जो स्पीकर हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं, जो चेयरमैन है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है और जो डिप्टी चेयरमैन है, इनकी जो सैलरी होती है दे आर चार्ज अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है इनकी सैलरी, बाकी की सैलरी जो है सरकार देती है और सरकार ही तय करती है, ठीक है। तो इतना रहेगा, आगे कंटिन्यू करेंगे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, क्योंकि थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया, लंबा लेक्चर हमें पढ़ाना ज़्यादा पसंद नहीं है, आप भी बोर हो जाते हैं। सो आई होप you liked it, and if you have any problem you can always tell us in the comment box. So I will see you in the next lecture. Till then, take care, bye bye and see you.